चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो थर्ड चैप्टर चल रहा है हम लोग का, बात नहीं भाई, थर्ड चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और अभी तक हम लोगों ने सेल तक पढ़ लिया था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और लास्ट में जो वीडियो आया उसमें हम लोगों ने सेल्स के कॉम्बिनेशन पढ़े थे सीरीज़ और पैरेलल में। अब हमें पढ़ना है इस लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि हम जब किसी सर्किट में करंट को फ्लो करते हैं तो वहाँ पर उस सर्किट में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होता है। वो जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक सर्किट बना लेता हूँ और इस सर्किट में मैंने लगा दिया एक रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू एक कनेक्टेड है बैटरी, प्लस माइनस टर्मिनल हो गया, रेजिस्टेंस आर हो गया। और अगर इसके पॉइंट मान लीजिए इधर देखता हूँ, एक पॉइंट ए है, इधर एक पॉइंट बी है। तो बात ये हो रही है कि इसमें क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होने लगेगा, हीटिंग इफेक्ट आने लगता है जब हम करंट फ्लो करते हैं तब, विदाउट करंट नहीं। अगर सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस वक्त यहाँ पर कोई भी हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब करंट फ्लो होगा तभी इसमें हीटिंग इफेक्ट आता है। तो पहले इसके इलेक्ट्रॉन के मैकेनिज़्म से पढ़िए कि आखिर वो क्यों होता है ना, पहले वो पढ़िए। तो मैं ये बात कर रहा था कि इस रेजिस्टेंस में अगर करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से वहाँ क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है इसको समझते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मैकेनिज़्म से। जब हम अगर किसी मेटल में देखा जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे मेला है वैसे है, रेंडमली इधर उधर घूम रहे हैं। तो नेट जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि रेंडमली घूम रहे हैं। आपने क्या किया, उस मेले में एक बैल को घुसा दिया, यानी आपने वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव जो चार्ज होगा उस पर फोर्स लगेगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में किस पर फोर्स लगेगा, नेगेटिव वाले पर। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में भागता है, और क्योंकि अपोजिट में फोर्स लगता है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागता है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब होता क्या है कि जब हम किसी मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, इसका मतलब हम वहाँ क्या करते हैं, पोटेंशियल लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। अब क्या होगा कि वो जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रेंडमली मूव ना करके एक साइड में मूव करने लगते हैं। अब मैंने आगे ये भी बताया था कि एक दूसरे से वो टकराएंगे भी। भाई फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन भी हुआ, लेकिन एक्सेलरेशन कितनी देर का हुआ, एक दूसरे से वो टकरा गए। जब वो टकरा गए तो क्या होगा, वो कोलिजन हुआ, और वो जो वेलोसिटी होती है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो उनको आराम करने का मौका मिलता है, रिलैक्सेशन टाइम, उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ भी वही बात हो रही है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो कोलिजन भी तो हो रहा है, और जब कोलिजन हो रहा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा होगा। तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है, वो लॉस होकर के उसकी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही। क्यों, क्योंकि वहाँ पर रखे हुए हैं मेटल्स आयन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं है बल्कि मेटल्स के आयन्स भी हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मेटल आयन से टकराएगा। मेटल आयन क्या होते हैं, वो अपनी पोजीशन पे हैं, एक बार इधर से इलेक्ट्रॉन आया, एक बार इधर से आया, वो क्या करते हैं, वो उसको टकराते रहते हैं, और वो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करता रहता है, और ये जो वाइब्रेशन है वो उसकी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशन एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, थर्मल एनर्जी में, और यही थर्मल एनर्जी हमें हीट के फॉर्म में मिलने लगता है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन के मैकेनिज़्म लेवल पर, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हीटिंग इफेक्ट आने लगता है। अब उस हीटिंग इफेक्ट का वैल्यू क्या होगा वो समझिए। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो देखा जाए कि टी टाइम में कितना चार्ज मूव किया, तो वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I इज़ द करंट इन एम्पियर एंड T इज़ द टाइम और Q इज़ द चार्ज। यानी मैं कहता हूँ पॉइंट A से B तक, यानी इसके लेफ़्ट साइड से राइट साइड तक टी टाइम में Q चार्ज मूव किया। अब अगर देखा जाए कि यहाँ जो चार्ज मूव कर रहा है वो क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है। यानी तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
U इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू वी बी माइनस नहीं वी ए माइनस वी बी। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस क्यों है भाई, ये एक सीरीज सर्किट है, सीरीज में क्या होता है पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता रहता है, तो जाहिर से बात रेजिस्टेंस में जाते पोटेंशियल कम हो जाएगा, इधर ज़्यादा होगा इधर कम होगा। ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ये तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा, यानी यहाँ पर क्या होगा, ये जो U है वो हो जाएगा H और Q इंटू वी, Q इंटू वी, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V लिख सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या था IT, तो ये होगा VIT, H इज इक्वल टू VIT। ये क्या है, ये है हीट प्रोड्यूस जो T टाइम में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मूवमेंट की वजह से हो रहा, यानी T टाइम में करंट के फ्लो होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो होता है H इज इक्वल टू VIT। इसे लिखते हैं हम जूल में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जूल हीटिंग भी कहते हैं, ये एनर्जी है ना। अच्छा V इज इक्वल टू IR रख दो, क्या हो जाएगा, I और रख दोगे तो I स्क्वायर RT, एक और फॉर्मूला आ गया, क्लियर। अच्छा कुछ और भी कर सकते हैं भाई, I इज इक्वल टू V/R हो सकता है ना, I इज इक्वल टू V/R, I इज इक्वल टू V/R, V इज इक्वल टू IR होता है, तो जो V/R रखो तो V स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे आएगा R स्क्वायर, ये R स्क्वायर से R कट जाएगा तो क्या बचेगा R इंटू टी, सही है, ये हो जाएगा V स्क्वायर T/R। एक और, तो ये तीन फॉर्मूले आते हैं किसके, हीटिंग इफेक्ट जो वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर, बात समझ में आ गई भाई सबको। अच्छा ये जो हीटिंग इफेक्ट, अगर कॉमर्शियल यूनिट की बात की जाए, इनका जो कॉमर्शियल यूनिट है वो होता है 1 HP इज इक्वल टू, नहीं वो तो इलेक्ट्रिक पावर में होगा, खैर ठीक है, नहीं हमें यहाँ नहीं समझना है, हमें देखना ये चीज़ है कैलोरी में चेंज कैसे करना होता है। तो अगर ये जो जूल में है इसको अगर हमें कैलोरी में चेंज करना है, कैलोरी में, तो क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले 4.818 से डिवाइड कर दो किसी फॉर्मूले में, मतलब जो वैल्यू आ जाए उसमें 4.18 से डिवाइड कर दीजिए, यानी यहाँ पर मैं इसी को कह देता हूँ VIT अपॉन 4.18 कैलोरी, यही फॉर्मूला जूल में है, लेकिन इसी में 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो कैलोरी में आएगा यूँ। उसी तरीके से इन दोनों में भी कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए नया एक और टॉपिक, दूसरा टॉपिक समझते हैं, वो है इलेक्ट्रिक पावर। दो तीन टॉपिक हैं एकदम रिलेटेड हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ये तो सिंपल सी बात है कि इसमें कितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ करंट फ्लो होने के बाद। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इस सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। कोई सर्किट है, उसमें कोई एक एलिमेंट लगा हुआ है, तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो किस रेट से फ्लो हो रहा है वही इलेक्ट्रिक पावर है। उसको मेंटेन करने में जो पावर यूज़ हो रहा है वो इलेक्ट्रिक पावर है। यानी ये जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे ना, हीटिंग इफेक्ट, ये होगा P इज इक्वल टू W/T। देखो पावर और एनर्जी में एक डिफरेंस होता है, ज़रा समझना। पावर और एनर्जी में, एक आदमी है वो 100 kg का है, 100 kg का, और एक बॉक्सर है वो जो 60 kg का है। 100 kg वाला बहुत मोटा तगड़ा है, लग रहा है इसके पास ताकत बहुत है ना। वो क्या कर सकता है, किसी को प्रेस कर सकता है, दबा देगा, बैठ जाएगा, उसके ऊपर काम तमाम कर सकता है। लेकिन जो बॉक्सर है, बॉक्सर की स्टेमिना कैसे पता चलेगी, वो पर यूनिट टाइम में कितना पंच मारता है। उसका जब हमने स्टेमिना, उसकी ताकत देखनी होगी तो हम देखेंगे कितनी जल्दी वो पंच मार सकता है। मतलब वहाँ कहीं ना कहीं टाइम इंक्लूड होगा, वहाँ क्या होगा, कहीं ना कहीं टाइम इंक्लूड होगा। वो जो टाइम का इंक्लूजन है ना, वो दिखाता है उसका पावर। तो पावरफुल कौन है, पावरफुल बॉक्सर है, क्योंकि पर यूनिट टाइम में वो ज़्यादा पंच मारेगा। और एज़ कम्पेयर टू 100 kg वाला जो पहलवान है, सोया हुआ है, वो उसका पंचिंग पावर ज़्यादा नहीं है। यानी उसके टाइम, आप 1 मिनट में ये 60 पंच मार रहा है तो वो 1 मिनट को 2 ही पंच मारेगा, ठीक है, तो उसका पावर तो कम दिखेगा। लेकिन अगर एनर्जी की बात की जाए तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी।
उसके पास क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी। तो पावर का डेफिनेशन ये आती है W/T। W क्या है, इसका एनर्जी, एक एनर्जी तो है वर्क डन, तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा VIT/T। तो पावर क्या आ गया, VI, बस पावर इज इक्वल टू VI। यूनिट क्या होगा, ये यूनिट है जूल, हाँ जूल पर सेकेंड। और क्या हो सकता है, वॉट, हाँ इसी को कहते हैं वॉट। बहुत छोटा सा डेफिनेशन है लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत करता है ये, सर वॉट क्या है, जूल पर सेकंड क्या है। कोई एनर्जी पर यूनिट टाइम में, वो कहलाता है पावर। याद कर लेना बॉक्सर वाला, पर यूनिट टाइम में जितना ज़्यादा वो अपना एनर्जी दिखा देगा, जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी को शो कर देगा पंचिंग के ज़रिए, वो उसका पावरफुल होगा। क्लियर। अब ये जो वॉट है, जूल पर सेकंड है, एक कॉमर्शियल यूनिट अक्सर यूज़ की जाती है। कॉमर्शियल यूनिट का मतलब ये है, जब आप इलेक्ट्रिक मोटर ख़रीदने जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर हॉर्स पावर में बताते हैं, ये इतने हॉर्स पावर का है। तो वो जो हॉर्स पावर है वो क्या होता है, वो होता है 1 HP इज इक्वल टू 746, ये होता है वॉट, हाँ 746 वॉट। 1000 वॉट नहीं होता, 746 वॉट होता है। तो अक्सर जो मोटर वगैरह मिलते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, है ना, हाँ इंजन वगैरह, तो वो क्या होता है, वो हॉर्स पावर में बताते हैं। तो वो हॉर्स पावर को अगर आप वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से कॉमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद एक और टॉपिक छोटा सा बढ़ाते हैं इसमें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। देखिए किसी भी अप्लायंस को अगर हम किसी सर्किट में जोड़ते हैं, मान लीजिए आपने बल्ब जोड़ दिया, तो उस बल्ब से हमें कोई ना कोई वर्क डन मिल रहा है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। तो उस लाइट को, वर्क डन को मेंटेन करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उस एनर्जी कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। मान लीजिए आपने 4 मिनट तक किसी बल्ब को ऑन किया या फ़ैन को चलाया, तो 4 मिनट तक कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ। वो जो 4 मिनट्स उस अप्लायंस से वर्क किया, उस वर्क करने के लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत थी। वो एनर्जी आपने कहीं से प्रोवाइड किया है, कैसे, किसी सेल को लगा करके या किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बाहर से ला करके, हाँ किसी से भी ला करके। तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड किया गया उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट फॉर ए गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट। अब देखो जैसे हमने वो निकाला था ना, पावर क्या था, पावर इज इक्वल टू W/T, ये तो था। ये जो W है यही तो वर्क डन है। यहाँ से क्या आ सकता है, W इज इक्वल टू P/T, P/T। पावर की वैल्यू क्या थी, VI, तो ये हो जाएगा VIT। इसे ही तो हमने फाइंड किया था I²RT, याद करिए। ये जो वर्क डन है यही वो हीट प्रोड्यूस हो रहा था पहले टॉपिक में, वो जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था वो वर्क डन ही तो था, और वो भी एक एनर्जी था। इसीलिए इसकी भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्लियर बात समझ में आ गई। बस इसको जो है एक्सप्लेन करने का मेथड अलग अलग है। ये एक्सप्लेन करने का मेथड ये है कि टी टाइम में किसी अप्लायंस के थ्रू जो वर्क डन हो रहा है, उस वर्क डन को करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत पड़ रही, कौन दे रहा है, EMF, बैटरी, वो जो एनर्जी है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर। अब हमारे पास घरों में जो जितने अप्लायंस हैं वो कहते हैं ना भाई बिजली की खपत कितनी है, कैसे पता चलेगा, मीटर से पता चलेगा। तो मीटर क्या देता है, वो आपको रीडिंग देता है। क्या देता है, रीडिंग। वो देगा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे देता है। तो वो 1 यूनिट होता क्या है, एक्चुअल में होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ये होता है 1 यूनिट। 1 घंटे में 1 किलोवाट के लोड से कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ। मतलब आपने कोई एक किलोवाट का कोई बल्ब लगा दिया, कोई मोटर लगा दिया, उसको 1 घंटा चलाया, तो उसने कितना एनर्जी उस चलने में कंज्यूम किया, उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यानी 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000
वॉट इंटू 1 आवर। 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 3 5 जीरो है ना, अगर मैं 3.6 लिखूँ तो 6 जीरो होंगे, क्या होगा, वॉट सेकेंड। ये किस में होता है, ये 1 किलोवाट आवर में होता है। इसका एक और आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा, 9th हाई स्कूल में, वो होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड। नाम सुना है? ये इसका ऑफिशियल यूनिट होता है गवर्नमेंट का, बोर्ड ऑफ ट्रेड, BOT, कॉमर्शियल यूनिट ये भी कहलाता है। पढ़ा होगा, भूल गए तुम लोग, क्योंकि हमने खुद एक बार हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाया था, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड पढ़ाया था वहाँ पर, याद है? अच्छा, ऑनलाइन वाले हो, इसीलिए ऑनलाइन वाले में सब चला गया। चलो कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ गया हो ना। सिंपल सी बात है कि आपने कोई मशीन ख़रीद के लेके आए, मशीन को घर में लगा दिया। अब कोई कह रहा भाई ये कितना बिजली खींचेगा, कितना खपत करेगा, मेरा मीटर कितना रीडिंग दे, तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे इस मशीन को 1 घंटे चलाओ। 1 घंटे चलाओगे तो चाहे वो बर्फ़ जमा रही हो, चाहे वो हवा दे रही हो, चाहे वो हीट प्रोड्यूस कर रही हो, उसका जो काम वो कर रही है, उस काम को करने के लिए उसने एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन से दे रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं। आपका मीटर क्या बताएगा, वो एनर्जी बताएगा। कैसे, आप उसे 1 घंटा चलाइए, 1 घंटा चलाइए 3600 सेकेंड, और चूंकि उसका लोड कितना है, 1000 वाट है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 किलोवाट आवर। क्लियर? ये होता है 1 यूनिट, मीटर में 1 यूनिट चला, इसका मतलब 1 किलोवाट आवर से 1 किलोवाट से 1 घंटे चलाया गया, तो इतना यूनिट उसने खर्च किया, इतनी एनर्जी खर्च हुई। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है पावर रेटिंग। पावर रेटिंग, ठीक है, क्या कहता है, द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। देखो पावर रेटिंग क्या होता है ना, ये कोई एनर्जी वगैरह नहीं है। पावर रेटिंग होता है जो चीज़ सामान हम खरीद के ला रहे हैं, बल्ब हो, फ़ैन हो, कूलर हो, उसकी पावर रेटिंग होती है। तो अब यानी अप्लायंस की पावर रेटिंग है, वो क्या है, द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड। उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया पर सेकेंड बाय द अप्लायंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द मार्क वोल्टेज ऑफ द मेन्स। यानी जो 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी, उसी पर उसको कनेक्ट किया गया, उस वक्त पर सेकेंड उसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, वो उसका क्या कहलाता है, पावर रेटिंग। तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है P = V²/R या I²R। V = IR रखेंगे तो I²R आएगा, I²R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या I = और क्या ले सकते हैं भाई, VI, ये इसका पावर रेटिंग हो गया। ये अभी तो पावर पढ़ा था हमने, W/T, ये वही चीज़ है, बस ये अप्लायंस के लिए है। ये क्या है, किसी अप्लायंस पे उसको लागू कर दिया गया, तो ये उस पर है, ठीक है। नोट कीजिए, इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं, एक्चुअल में एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आएगा इस पर। चलिए तो इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करते हैं। इस पर न्यूमेरिकल अक्सर बोर्ड में आता है। दूसरी बात यह है कि पहले दोनों टॉपिक को क्लियरली समझिए। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। एक है एनर्जी और दूसरा है पावर। भाई नोट मत करो, समझो पहले। एक टर्म है एनर्जी का और दूसरा एनर्जी है पावर। ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी सेम होगा फॉर्मूला, और हीट का भी सेम फार्मूला होगा। पहचानेंगे कैसे कि वो एनर्जी है? अगर सिंपल पहचान में नहीं आ रहा तो उसके यूनिट से पहचानिए। यूनिट में दिया होगा जूल, यूनिट में क्या दिया हुआ, जूल, तो वो क्या दे रहा है, वो एनर्जी दे रहा है। अब एनर्जी में फॉर्मूला आप वही लगाएंगे, H = I²RT या W = I²RT। दोनों ही तो है, वही है, दोनों ही तो वर्क डन है, एनर्जी है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पावर है वो पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी क्या होगा, जूल पर सेकेंड। यानी या तो जूल पर सेकेंड में देगा या तो आपको वॉट में दे देगा। तो पहचान लीजिए उसको, समझ गए। अच्छा, कोई चीज़ एनर्जी पर यूनिट टाइम में आ जाए, टाइम जब नीचे आने लगे, उसको कहते हैं रेट। क्या कहते हैं? रेट। जैसे आप जाते हैं भाई रेट पूछते हैं, तो आप ये थोड़े बोलते पूरा आम कितने का है, आप पूछो भाई क्या रेट है, तो कहोगे पर केजी का रेट बताता है वो, उसे ही कहते हैं रेट। या आप अगर आप बनाना लेते हैं तो पर 12 बनाना का वो रेट बताता है कि 12 बनाना जो है 100 रुपये के हैं, ऐसे बताएगा। वो ये नहीं कहेगा पूरा ठेला मेरा 100 रुपये का है।
टोटल की बात नहीं करता, पर यूनिट है ना। तो जब पर यूनिट टाइम आने लगे तो वो कहते हैं, उसे रेट कहते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर, यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, I is equal to 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 ओम रजिस्टर, R is equal to 12 ओम। व्हाट इज द रेट, ये देखिए, रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द रजिस्टर, यानी वो आपसे क्या पूछ रहा है, अब वो रेट पूछ रहा है, वो पूरा एनर्जी तो पूछ ही नहीं रहा, यानी वो आपसे पूछ रहा है पावर एक तरीके से। तो पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है एनर्जी, और जब पावर लगाओगे तो बाई टी कर देते हैं ना, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ लगा दो 4 का स्क्वायर इंटू आर 12, कितना हो जाएगा 192 आ जाएगा, ये आंसर है। क्लियर। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल भी देख लीजिए, उसके बाद इसको नोट कीजिएगा। हाँ, कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एक अच्छा न्यूमेरिकल है ये ना, थोड़ा ध्यान देना, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं लेकिन कनेक्टेड हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फ्लो थ्रू द फिलामेंट ऑफ इट 120 वोल्ट एंड 60 वॉट। ये क्या गिवन है 60 वॉट, ये पावर गिवन है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी पर यूनिट टाइम है, यानी जूल पर सेकंड है, तभी तो वॉट है ना। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या क्या है, V दिया हुआ है आपको 120 वोल्ट और P दिया हुआ है आपको 60 वॉट, और पूछ रहा है N की वैल्यू इलेक्ट्रिक पर सेकंड, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब देखो एक बात ध्यान दो, ये जो N आता है किस फॉर्मूले में आता है, एक ही फॉर्मूला है, हमें वही दिखता है, वो किस में आता है, Q इज इक्वल टू NE। अब अगर N निकालना है तो हमें क्या चाहिए, Q चाहिए, E पर चार्ज चाहिए, तो E तो चार्ज तो 1.6 10⁻19 है, Q नहीं पता। अब Q किस फॉर्मूले में आता है, Q आता है Q इज इक्वल टू IT। तो जाहिर से बात है अगर Q निकालना हो तो मैं I चाहिए, T चाहिए, T पता है, I नहीं पता। अब आ जाओ, क्या निकालना चाहिए, I। अब I निकालने के लिए कुछ दिया हुआ है क्या यहाँ, हाँ P दिया हुआ है और V दिया हुआ है, तो पावर क्या होता है VI, I इज इक्वल टू P बाई V। सिंपल हो गया, आसान। 60/120 0.5 उठाइए, इसमें लेके आइए, Q I जो होगा 0.5 इंटू T 1 0.5 कूलम, यहाँ लेके आइए 0.5 इंटू पॉन 1.6 इंटू 10⁻19, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना, थोड़ा दिमाग लगाएंगे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नोट करिए, आगे न्यूमेरिकल और देते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, है ना, आते हैं ऐसे एग्जाम में। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल है, कह रहा है ए हीटिंग एलिमेंट इज मार्क 210 वोल्ट एंड 630 वॉट, V इज इक्वल टू 210 वोल्ट, और वॉट में गिवन है तो पावर गिवन होगा 630 वॉट। व्हाट इज़ द करंट ड्रॉन, I की वैल्यू बाय द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू ए 210 वोल्ट DC मेन्स। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, यानी करंट और रेजिस्टेंस दोनों चीज़ें पूछ रहा है। तो P इज इक्वल टू VI, यहाँ से I इज इक्वल टू P बाई V। P की वैल्यू 630 एंड V इज इक्वल टू 210, कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, एक आंसर। और दूसरा ये पूछ रहा है इसमें रेजिस्टेंस, है ना, तो रेजिस्टेंस तो आप इससे निकाल लीजिए, V इज इक्वल टू IR से, P/I, V की वैल्यू है 210 और I 3 70 ओम, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल उधर है, उसको देखते हैं। हाँ जी, ए 10 वोल्ट स्टोरेज बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी स्मॉल r की वैल्यू तो 0 है, पहले कह दिया उसने, इज़ कनेक्टेड अक्रॉस ए 50 ओम रजिस्टर। गिवन लिखते चलिए, वोल्टेज है 10 वोल्ट और रजिस्टर लगा हुआ 50 ओम का, मेड ऑफ एलॉय मैग्नीन, एक कोई एलॉय है मैग्नीन उसका बना हुआ है। हाउ मच हीट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस इन द रजिस्टर इन 1 आवर,
एच की वैल्यू पूछ रहा है और टाइम दिया हुआ है 1 आवर। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी? तो एनर्जी का सोर्स तो जो बैटरी में केमिकल्स होते हैं ना वो होता है बस, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या फाइंड करना है, एच इक्वल फाइंड करना है, तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब हमें आई यही पता है वी आर और टी, तो वी के बारे में फॉर्मूला लेके आओ, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आई इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी अपॉन आर, सही है। हाँ, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो v की वैल्यू 10 का स्क्वायर, t सेकंड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, 1 आवर है तो 3600 और r की वैल्यू 50। सॉल्व करिए, देखिए कितना आ जा रहा, 100 हो जाएगा तो 4 जीरो लग जाएंगे और 1 जीरो कैंसिल, 3 जीरो बचेंगे। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 7 10 7.2 10 टू पावर 4 जीरो कट गया 3 जीरो 7, हाँ देखिए आ तो रहा है 7200 जूल, ये एनर्जी होगा, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व हो जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देते हैं अभी। हाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी है वो जो बैटरी में केमिकल्स होते हैं ना। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 5। अब देखिए न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग ऑन ए 50 वोल्ट डीसी सप्लाई ड्रॉज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। तो यहाँ क्या मामला है कि वोल्टेज दिया हुआ है 50 वोल्ट और करंट फ्लो हो रहा है 12 एम्पियर। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज़ 30%। देखो किसी चीज़ को आप ख़रीद करके लेके आते हो तो उसके वर्क करने के लिए लेके आते हो ना। कोई मोटर है तो हम चाहते हैं मोटर की जो पुल्ली है वो घूमे। हम जो एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो टोटली मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाए, मेरा ये टारगेट है। कैसे? हम इलेक्ट्रिसिटी देते तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, और चूंकि उसका पुल्ली उसका शाफ्ट रोटेट करता है उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने अगर 100 जूल उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया तो वो 100 जूल मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता, वहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है। वो जो एनर्जी का लॉस है वो कहाँ किस फॉर्म में हो रहा है? वही तो हीट एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। और अब अगर मैं कहूँ कि आप जो मशीन खरीद के लाए हैं ना वो पूरा एनर्जी कन्वर्जन नहीं कर रहा बल्कि 30% ही कर पा रहा, तो कहा जाएगा 30% उसकी एफिशिएंसी है। क्योंकि भैया हमें मिला 30%, 70% कहाँ गया? लॉस में चला गया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो बात कही गई है, इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज़ 30%, तो 30% तो उसने इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट किया। बाकी जो 70% था वो कहाँ गया? वो हीट एनर्जी में लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 70%। इसका मतलब यहाँ जो हीट एनर्जी में लॉस हो रहा है, पावर की बात की जाए तो वो होगा 70% ऑफ VI, 70% ऑफ VI, यानी 70/100, V की वैल्यू 50 इंटू I की वैल्यू 12। कितना आएगा? 12 × 5 = 60, 600, 6 कट गया, 6 7 42, 420 वाट। बात समझ में आ रही? ये जो है ना ये लॉस में चला गया। ये कहाँ गया? ये लॉस में चला गया, ये उसके पास मिला ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं एस्टिमेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द मोटर। तो रेजिस्टेंस ये जो लॉस में गया, अगर आप उसे हीट एनर्जी के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? V²/R = 420 वोल्ट होगा। सही है? तो वो सॉल्व करके देखो। V² मतलब 50 इंटू 50/420, ये हो जाएगा 2500/420। देखो कितना आ रहा, 21 और 125। और क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको? 21 दूनी 42, नहीं इससे तो सॉल्व नहीं हो रहा। कुछ छूटा क्या? टाइम तो नहीं छूटा कुछ? I² भाई देखिए आंसर, हम देखें ज़रा।
आंसर कितना है? 2.9 ही है। अच्छा, हाँ उससे करेंगे। P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर, क्या फाइंड करना है हमें? आर फाइंड करना है। तो P 420 और आई स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 420 अपॉन 144, 12 का स्क्वायर 144। अब करेंगे 144 का होगा 288 और 300, हाँ अब आ जाएगा 2.9। ठीक है, तो इसमें क्या सीखने वाली बात थी कि हमने जो 30% उसकी एफिशिएंसी है, इसका मतलब 70% लॉस हुआ, और जो 70% लॉस हुआ वही क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाएगा, हीट में जाएगा। चलिए इसमें करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क 100 वाट 230 वोल्ट इफ़ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप टू 115 वोल्ट। यानी जो पहले जो बल्ब हम खरीद कर लेके आए उस पर जो लिखा हुआ है वो लिखा है 100 वाट, P इज इक्वल टू 100 वाट एंड 230 वोल्ट, लेकिन उसको सप्लाई मिली वो V डैश की मिली, वो मिला 115 वोल्ट। व्हाट इज़ द हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस बाय द बल्ब? H की वैल्यू कैलकुलेट करना है इन 20 मिनट्स, T इज इक्वल टू 20 मिनट्स। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी हमें I भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हमें H कैलकुलेट करना है तो H क्या होगा? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इससे तो V हमें दिया हुआ है ना, तो यहाँ से हो सकता है हमें V स्क्वायर बाई आर। देखें ज़रा आसानी से हो पाएगा। H इज इक्वल टू पी इंटू टी कर लेंगे। नहीं, एक चीज़ हमें R पता करना चाहिए। सुनिए, ध्यान दीजिए, पहले जो अप्लायंस हमने लिया है ना, जो बल्ब लेके आए हैं, पहले उसका रेजिस्टेंस पता करो। सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस पता करो। तो उसके लिए आपको ये दिया हुआ ना, ये तो बाद की सप्लाई है, इससे तो नहीं कर सकते, इससे पता कर सकते हो रेजिस्टेंस। P इज इक्वल टू क्या होता है भाई? V स्क्वायर बाई आर, ये होता है। V इज इक्वल टू आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर आर कट जाएगा, सही है। यहाँ से R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर की वैल्यू 230 का स्क्वायर अपॉन P 100। देखिए कितना आ रहा है R की वैल्यू? 529 ओम। ये रेजिस्टेंस है किसका? जो अप्लायंस हम खरीद के लाए थे, जब मार्केट से खरीद के लाए तो उस पर लिखा था 100 वाट एंड 230 वोल्ट, ये उस पर लिखा हुआ है। इसी से रेजिस्टेंस निकालना है। कोई ये 115 वोल्ट लेकर के रेजिस्टेंस मत निकाल लेना, ये तो सप्लाई दिया गया है। बात समझ आ रही? रेजिस्टेंस क्या होगा, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। जब खरीद के लेके आएंगे, मैंने बताया था रेजिस्टेंस कोडिंग पढ़ाया था, तो वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जब खरीद के लाएंगे तो पता चलेगा उसका रेजिस्टेंस इतना होता है। अब जब R की वैल्यू आ गई है, अब आप सप्लाई देखिए, H की वैल्यू पता करिए। अब जो सप्लाई में H की वैल्यू लिखेंगे ना, H, उसमें जो V यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे, क्योंकि अब जो हीट लॉस हो रहा है वो तो सप्लाई पे डिपेंड हो रहा है कि सप्लाई कितना दे रहे हैं आप। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है भाई? P इज इक्वल टू H बाई टी होगा। P इज इक्वल टू H बाई टी, H मतलब वर्क डन जो लिखा था वही तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखे क्या हो सकता है? H इज इक्वल टू P इंटू टी। अब जो P की वैल्यू लिखेंगे V स्क्वायर बाई, सॉरी V स्क्वायर नहीं, V डैश का स्क्वायर बाई R इंटू टी। V डैश की वैल्यू रखिए 115 का स्क्वायर इंटू टी, यानी 20 मिनट है तो उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, अपॉन R। इसका रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया है 529।
देखिए भाई सॉल्व करिए फटाफट। ये आ रहा है 30 × 10⁻³ जूल आ रहा, 30 किलो जूल, हाँ सही तो है। अब एक चीज़ और इसमें देखो, क्या क्या पूछा है, करंट। तो करंट हो सकता है V/R। कौन सा V यूज़ करेंगे, V डैश या V डैश, क्योंकि जो सप्लाई आएगी उसी हिसाब से करंट फ्लो होगा। V डैश ही सप्लाई है, तो V डैश की वैल्यू 115/R 529। सॉल्व करेंगे, देखिए वो आ जाएगा 5/23। क्या चीज़, अरे ये लाइट एनर्जी मतलब यही हीट, जो हीट मिलेगा वो लाइट के फॉर्म में मिलेगा, बस वही एक चीज़ है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है वो, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस देखना था कि अगर रेजिस्टेंस पता करना है तो जो अप्लायंस पर मार्क करके वोल्टेज और वॉट लिखा हुआ है उससे पता करेंगे, और बाद का कैलकुलेशन कितना हीट लॉस किया, कितना पोटेंशियल है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, उन सब के लिए जो सप्लाई वाला वोल्टेज है वो यूज़ करेंगे, यानी V डैश, जो सप्लाई वाला वोल्टेज यूज़ करेंगे। तो रियल रेजिस्टेंस यूज़ तो किया है, R ही तो यूज़ किया आगे जाके, रियल रेजिस्टेंस पहले पता किया नहीं, रियल रेजिस्टेंस पर लगा के पता नहीं चलता। रियल रेजिस्टेंस जब मार्केट में वो चीज़ बिकेगी ना तो वो आपको दे करके बिकेगा कि हाँ इसका रेजिस्टेंस इतना है, लगाएंगे तभी तो ये पता चला कि हमें इतना हीट लॉस होने लगेगा। लगाएंगे, सर्किट में लगा दिया, अब हमें पता चलेगा भाई इतना हीट लॉस हो रहा है, क्लियर है। लेकिन जैसे मान लो तुम चाहते हो भाई इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लगाएं, तो सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ा थोड़ी दोगे, तुम उसको हटाओगे, दूसरा रेजिस्टेंस लगाओगे, तो दूसरा रेजिस्टेंस मार्केट से फिर खरीदोगे ना, तो उस पर फिर वो लिख के देगा कि नहीं ये वाला रेजिस्टेंस इस मार्क का है। इसलिए जब वो उस लेवल का रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से उसका वोल्टेज का सप्लाई दिया होगा, इसीलिए वो जो वोल्टेज है 230 वाला यूज़ किया गया जो उस पर लिख के दिया था। क्लियर, समझ में आ गया अभी सबको? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आगे और न्यूमेरिकल आप लगाइए, है ना, बुक से अपने।